पति की मौत के बाद माधुरी विछत हो चुकी थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया कि न सिर्फ वह अपने गमों को भुला सकी, बल्कि उसे एक ऐसा खुशहाल परिवार मिला कि वह निहाल हो गई। आखिर यह सब हुआ कैसे? सुधीर के ऑफिस के एक सहकर्मी रवि के विवाह की 25वीं वर्षगांठ थी। उसने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था तथा बड़े आग्रह से सभी को सपरिवार आमंत्रित किया था। सुधीर भी अपनी पत्नी माधुरी और बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गए। सुधीर और माधुरी ने मेजबान दंपति को बधाई और उपहार दिया। रवि जी ने अपनी पत्नी विमला से माधुरी का और उनके चारों बच्चों का परिचय करवाया। विमला, इनसे मिलो, ये हैं सुधीर जी, इनकी पत्नी माधुरी और चारों बच्चे सुकेश, मधुर, प्रिया और स्नेहा। नमस्ते, कहकर विमला आश्चर्य से चारों को देखने लगी। आजकल तो हम दो हमारे दो का जमाना है, भला आज के दौर में चार चार बच्चे कौन करता है? माधुरी विमला के चेहरे से उनके मन के भाव को समझ गई, पर क्या कहती। तभी प्रिया ने सुकेश की बाह पकड़ी और मचल कर बोली, भैया मुझे पानी पूरी खानी है, भूख लगी है, चलो न भैया कुछ खाते हैं। यह चटोरी तो हमेशा पहले पानी पूरी खिलाने ही ले जाती है। वहाँ दही बड़े का स्टॉल है, पहले उधर चलो। स्नेहा और मधु ने जिद की, भाई पहले तो वही चला जाएगा जहाँ हमारी गुड़िया रानी कह रही हैं, उसके बाद ही किसी दूसरे स्टॉल पर चलेंगे। कहकर सुकेश प्रिया का हाथ थामकर पानीपुरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। मधुर और स्नेहा भी पीछे पीछे बढ़ गए। यह अच्छा है, छोटी होने के कारण हमेशा इसी के हिसाब से चलते हैं भैया, मधुर ने कहा तो स्नेहा मुस्कुरा दी। चाहे ऊपर से कुछ भी कह ले, पर अंदर से भी सभी प्रिया को बेहद प्यार करते थे और सुकेश की बहुत इज्जत करते थे। क्यों न हो, वह चारों में सबसे बड़ा जो था। चारों जहाँ भी जाते एक साथ जाते। मजाल है कि स्नेहा या मधुर अपनी मर्जी से अलग कहीं चले जाएं। थोड़ी ही देर में चारों अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेने लगे और मस्ती करने लगे। सुधीर और माधुरी भी अपने अपने परिचितों से बात करने लगे। किसी काम से माधुरी महिलाओं के एक समूह के पास से गुजरी तो उसके कानों में विमला की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, पता है सुधीर जी और माधुरी जी के 4 बच्चे हैं। मुझे तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आजकल के ज़माने में तो लोग 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल सकते हैं, तो इन्होंने 4 कैसे कर लिए? और नहीं तो क्या, मैं भी आज ही उन लोगों से मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। भाई मैं तो 2 बच्चे पालने में ही पस्त हो गई। उनकी ज़रूरतें, पढ़ाई लिखाई सब कुछ पता नहीं माधुरी जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी। दूसरी महिला ने जवाब दिया। माधुरी चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। यह तो उन्हें हर जगह सुनने को मिलता कि उनके 4 बच्चे हैं। यह जानकर हर कोई आश्चर्य प्रकट करता है। अब वह उन्हें क्या बताए। घर आकर चारों बच्चे सोने लग गए। सुधीर भी जल्दी ही नींद की आगोश में समा गए, मगर माधुरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो 6 साल पहले के उस दिन को याद कर रही थी जब माधुरी के लिए सुधीर का रिश्ता आया था। हाँ, 6 साल ही तो हुए हैं माधुरी और सुधीर की शादी को। 6 साल पहले वह दौर कितना कठिन था। माधुरी को बड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले कई दिनों से वह अपने निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में जी रही थी। माधुरी का निर्णय अर्थात विवाह का निर्णय, अपने विवाह को लेकर ही वह ऊहापोह में पड़ी हुई थी। घबरा रही थी क्या होगा, नए घर में सब उसे स्वीकारेंगे या नहीं। विवाह को लेकर हर लड़की के मन में न जाने कितनी तरह की चिंताएं और घबराहट होती हैं। स्वाभाविक भी हैं। जन्म के चिर परिचित परिवेश और लोगों के बीच से अचानक ही वह सर्वथा अपरिचित परिवेश और लोगों के बीच एक नई ही जमीन पर रोप दी जाती है। अब इस नई जमीन की मिट्टी से परिचय बढ़ाकर, इससे अपने रिश्ते को प्रगाढ़ कर यहाँ अपनी जड़ें जमाकर फलना फूलना मानो नाजुक सी बेल को अचानक ही रेतीली कठोर भूमि पर उगा दिया जाए। लेकिन माधुरी की घबराहट अन्य लड़कियों से अलग थी। नई जमीन पर रोपे जाने का अनुभव वह पहले भी देख चुकी थी। उस जमीन पर अपनी जड़ें जमाकर खूब पल्लवित होकर नाजुक बेल से एक परिपक्व लता कुंज में परिवर्तित भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक आंधी ने उसे वहां से उखाड़ दिया और उसकी जड़ों को छत विछत करके उसकी जमीन ही उससे छीन ली। 2 वर्ष पहले मात्र 43 वर्ष की आयु में ही माधुरी के पति की हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। कौन सोच सकता था कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति फिर कभी उठ ही नहीं पाएगा। इतना खुशमिजाज जिंदा दिल इंसान था प्रशांत, कि सबके दिलों को मोह लेता था। लेकिन क्या पता था कि उसका खुद का ही दिल इतनी कम उम्र में उसका साथ छोड़ देगा।
माधुरी तो बहुत बुरी तरह टूट गई थी। 18 सालों का साथ था उनका। 2 प्यारे बच्चे हैं प्रशांत की निशानी, प्रिया और मधुर। मधुर तो तब मात्र 16 साल का हुआ ही था और प्रिया अपने पिता की अत्यंत लाडली बस 12 साल की ही थी। सबसे बुरा हाल तो प्रिया का ही हुआ था। एक खुशहाल परिवार एक ही झटके में तहस-नहस हो गया। महीनों लग गए थे माधुरी को इस सदमे से बाहर आकर संभलने में। उम्र ही क्या थी उसकी, मात्र 37 साल। वह तो उसके माता पिता ने अपना कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना देकर इतने बड़े दुख से उबरने में उसकी मदद की। प्रिया और मधुर के कुम्हलाए चेहरे देखकर माधुरी ने सोचा था कि अब ये दोनों ही उसका जीवन है। अब इनके लिए उसे मजबूत छत बनानी है। साल भर में ही वह काफी कुछ स्थिर हो गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। मधुर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। प्रिया भी पढ़ने में तेज थी, स्कूल में अव्वल आती थी। लेकिन माधुरी की सुनी मांग और माथा देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती। इतना लंबा जीवन अकेले वह कैसे काट पाएगी? अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, बच्चे हैं, माधुरी जवाब देती। हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटा। बेटी शादी करके अपने घर चली जाएगी और मधुर पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में न जाने कौन से शहर में रहेगा। फिर उसकी भी अपनी दुनिया बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यह बात तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। अपने निजी सुख दुख बांटने समझने वाला एक हम उम्र साथी तो सबको चाहिए होता है बेटी, माँ उदास आवाज़ में कहती। माधुरी उससे भी गहरी उदास आवाज़ में कहती, मेरी ज़िंदगी में वह साथ लिखा ही नहीं है माँ। माधुरी का जवाब सुनकर माँ सोच में पड़ जाती। माधुरी को तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता इस उम्र में उसकी शादी फिर से करवाने की सोच रहे हैं। 3 महीने पहले ही उन्हें सुधीर के बारे में पता चला था। सुधीर की उम्र 45 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे, 19 वर्ष का बेटा और 15 वर्ष की बेटी है। घर में सुधीर की वृद्ध माँ भी है। नौकर चाकरों की मदद से पिछले 2 वर्षों से वह 68 साल की उम्र में जैसे तैसे बेटे की गृहस्थी चला रही थी। माधुरी की माँ ने सुधीर की माँ को माधुरी के बारे में बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा। सुधीर की माँ ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वयस्क होती बेटी को माँ की ज़रूरत का हवाला देकर और अपने बुढ़ापे का ख्याल करने को उन्होंने सुधीर को विवाह के लिए मना लिया है। मैं बूढ़ी आखिर कब तक तेरी गृहस्थी की गाड़ी खींच पाऊंगी और फिर कुछ सालों बाद तेरे बच्चों का ब्याह होगा। कौन करेगा वह सब भागदौड़, और उनके जाने के बाद तेरा ध्यान रखने को और सुख दुख बांटने को भी तो कोई चाहिए न। अपनी माँ की इस बात पर सुधीर निरुत्तर हो गए और वही सब बातें दोहराकर माधुरी की माँ ने जैसे तैसे उसे विवाह के लिए तैयार करवा लिया। बेटी, अकेलापन बांटने को कोई नहीं आता। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे बुरे समय में बस बोलने आते हैं, साथ देने के लिए आगे कोई नहीं आता। अपना बोझ आदमी को खुद ही ढोना पड़ता है। सुधीर अच्छा इंसान है। वह भी अपने जीवन में एक त्रासदी सह चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तेरा दुख समझकर तुझे संभाल लेगा। तुम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। माधुरी ने भी माँ के तर्कों के आगे निरुत्तर होकर पुनर्विवाह के लिए मौन स्वीकृति दे दी। वैसे भी वह अब अपनी वजह से माता पिताजी को और दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन तब से वह मन ही मन ऊहापोह में जी रही थी। सवाल उसके या सुधीर के आपस में सामंजस्य निभाने का नहीं था। सवाल उन 4 अवयस्क होते बच्चों के आपस में तालमेल बिठाने का है। वे आपस में एक दूसरे को अपने परिवार का अंश मानकर एक घर में मिलजुल कर रह पाएंगे। सुधीर और माधुरी को अपना मान पाएंगे। यही सारे सवाल कई दिनों से माधुरी के मन में चौबीसों घंटे उमड़ते घुमड़ते रहते। जैसे जैसे विवाह के लिए नियत दिन पास आता जा रहा था, ये सवाल उसके मन में विकराल रूप धारण करते जा रहे थे। माधुरी अभी इन सवालों में उलझ बैठी थी कि माँ ने उसके कमरे में आकर सुधीर की माँ के आने की खबर दी। माधुरी पलंग से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी ही हुई थी कि सुधीर की माँ स्वयं ही उसके कमरे में चली आई। उनके साथ 14-15 साल की एक प्यारी सी लड़की भी थी। माधुरी को समझते देर नहीं लगी कि यह सुधीर की बेटी स्नेहा है। माधुरी ने उठकर सुधीर की माँ को प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं समझती हूँ माधुरी बेटा, इस समय तुम्हारी मनोस्थिति कैसी होगी। मन में अनेक सवाल घुमड़ रहे होंगे, स्वाभाविक भी है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने मन से सारे संशय दूर करके
नए विश्वास और पूर्ण सहजता से नए जीवन में प्रवेश करो। हम सब अपनी अपनी जगह परिस्थिति और नियति के हाथों मजबूर होकर अधूरे रह गए हैं। अब हमें एक दूसरे को पूरा करके एक संपूर्ण परिवार का गठन करना है। इसके लिए हम सब को ही प्रयत्न करना है। मेरा विश्वास है कि इसमें हम सफल ज़रूर होंगे। आज मैं अपनी ओर से पहली कड़ी जोड़ने आई हूँ। एक बेटी को उसकी माँ से मिलाने आई हूँ। आओ स्नेहा, मिलो अपनी माँ से, कहकर उन्होंने स्नेहा का हाथ माधुरी के हाथ में दे दिया। स्नेहा सकुचाकर सहमी हुई सी माधुरी की बगल में बैठ गई तो माधुरी ने खींचकर उसे गले लगा लिया। माँ का स्नेह को तरस रही स्नेहा ने माधुरी के सीने में मुँह छिपा लिया। दोनों के प्रेम की उष्मा ने संशय और सवालों को बहुत कुछ धो पोंछ दिया। बस अब आगे की कड़ियाँ हम माँ बेटी मिलकर जोड़ लेंगी। सुधीर की माँ ने कहा तो पहली बार माधुरी को लगा कि उसके मन पर पड़े हुए बोझ को माँ जी ने कितनी आसानी से उतार दिया। जल्द ही एक शादी समारोह में माधुरी और सुधीर का विवाह हो गया। माधुरी के मन का बचा खुचा भय और संशय तब पूरी तरह से दूर हो गया जब सुधीर से मिलने वाले पितृवत स्नेह की छत्रछाया में उसने प्रिया को प्रशांत के जाने के बाद पहली बार खुलकर हंसते देखा। अपने बच्चों को लेकर माधुरी थोड़ी असहज रहती, मगर सुधीर ने पहले दिन से ही मधुर और प्रिया के साथ एकदम सहज, पितृवत व स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। सुधीर बहुत परिपक्व और सुलझे हुए इंसान थे और माजी भी। घर में उन दोनों ने इतना सहज और अनौपचारिक अपनेपन का वातावरण बनाए रखा कि माधुरी को लगा ही नहीं कि वह बाहर से आई है। सुधीर का बेटा सुकेश और मधुर भी जल्दी ही आपस में घुल मिल गए। कुछ ही महीनों में माधुरी को लगने लगा कि जैसे यह उसका जन्मांतर का परिवार है। माधुरी के माता पिता भी उसे अपने नए परिवार में खुशी से रचा बसा देख कर संतुष्ट थे। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। सुधीर का साथ पाकर माधुरी के मन की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। ऐसा नहीं कि माधुरी को प्रशांत की और सुधीर को अपनी पत्नी की याद नहीं आती थी, लेकिन उन दोनों की याद को वे लोग सुखद रूप में लेते थे। उस दुख को उन्होंने वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी याद में रोने की बजाय वे उनके साथ बिताए सुखद पलों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। सोचते सोचते माधुरी गहरी नींद में खो गई। इस घटना के 10-12 दिन बाद ही सुधीर ने माधुरी को बताया कि रवि जी और उनकी पत्नी उनके घर आने की इच्छुक है। माधुरी उनके आने के पीछे की मंशा समझ गई। उसने सुधीर से कह दिया कि वे उन्हें रात के खाने पर सपरिवार निमंत्रित कर ले। 2 दिन बाद ही रवि जी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर डिनर के लिए आ गए। विमला माधुरी की हेल्प करवाने के बहाने किचन में आ गई और माधुरी से बातें करने लगी। माधुरी ने स्नेहा से कहा कि प्रिया को बोल दे डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा कर रख देगी। उसे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है, माँ उसे पढ़ने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। स्नेहा ने जवाब दिया, पर बेटा तुम्हारे तो टेस्ट चल रहे हैं, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं मैनेज कर लूँगी। माधुरी ने स्नेहा से कहा, कोई बात नहीं माँ, कल अंग्रेजी का टेस्ट है और मुझे सब आता है। स्नेहा प्लेट पोंछ कर टेबल पर सजाने लगी। तभी सुकेश और मधुर बाजार से आइसक्रीम और सलाद के लिए गाजर और खीरे वगैरह ले आए। सुकेश ने तुरंत आइसक्रीम फ्रीजर में रखी और माँ से बोला, माँ और कुछ काम है क्या? नहीं बेटा, अब तुम आनंद और अमृता को अपने रूम में ले जाओ, वे लोग बाहर अकेले बोर हो रहे हैं। माधुरी ने कहा तो सुकेश बाहर चला गया। ठीक है माँ, कुछ काम पड़े तो बुला लेना। स्नेहा भी अपना काम खत्म करके चली गई। अब किचन में सिर्फ माधुरी और विमला ही रह गई। अब विमला ज़्यादा देर तक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने माधुरी से सवाल किया, हम तो 2 ही बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, आपने 4-4 बच्चों को कैसे संभाला होगा? चारों में अंतर भी ज़्यादा नहीं लगता। स्नेहा और मधुर तो बिल्कुल एक ही उम्र के लगते हैं। माधुरी इस सवाल के लिए तैयार ही थी। वह अत्यंत सहज स्वर में बोली, हाँ, स्नेहा और मधुर की उम्र बस 8 महीनों का ही फर्क है। क्या? विमला बुरी तरह से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तब माधुरी ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए संक्षेप में अपनी और सुधीर की कहानी सुना दी। अब तो विमला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब भी आपके चारों बच्चों में इतना प्यार है, जबकि वे आपस में सगे भी नहीं हैं। मेरे तो दोनों बच्चे सगे भाई बहन होने के बाद भी आपस में इतना झगड़ते हैं कि बस पूछो मत। 1 मिनट भी नहीं पड़ती है उनमें। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ कि लगता है इन्हें पैदा ही क्यों किया। लेकिन आपके चारों बच्चों में तो बहुत प्यार और सौहार्द दिखता है। चारों आपस में एक दूसरे पर और आप पर तो मानो जान छिड़कते हैं, विमला बोली। तभी सुधीर की माँ किचन में आई और विमला से बोली, बात सगे सौतेले की नहीं, प्यार होता है आपसी सामंजस्य। और दरअसल हम सब अपने जीवन में कुछ अपनों को खोने का दर्द झेल चुके हैं, इसलिए हम सभी अपनों की कीमत समझते हैं।
इस दर्द और समझ ने ही मेरे परिवार को प्यार से एक साथ बांध रखा है। चारों बच्चे अपनी माँ या पिता को खोने के बाद अकेलेपन का दंश झेल चुके थे, इसलिए जब चारों मिले तो उन्होंने जाना कि घर में जितने ज़्यादा भाई बहन हो उतना ही मज़ा आता है। यही राज है हमारे परिवार की खुशियों का। हम दिल से मानते हैं कि सबको साथ चाहिए। बिमला उनकी बातें सुनकर मुग्ध हो गई। सचमुच माँ जी, आपके परिवार के विचार और सौहार्द तो अनुकरणीय है। समय बीतता गया। सुकेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो मधुर डॉक्टर बन गया। मधुर ने एमडी किया और सुकेश ने बेंगलुरु से एमटेक किया। प्रिया और स्नेहा ने भी अपने अपने पसंदीदा क्षेत्र में करियर बना लिया और फिर उन चारों के विवाह, फिर नाती पोतों का जन्म, नामकरण, मुंडन आदि की भागदौड़ में बरसों बीत गए। फिर एक एक कर सब पखेरु अपने अपने नीड़ों में बस गए। सुकेश और प्रिया दोनों इंग्लैंड चले गए, जहाँ दोनों भाई बहन पास पास ही रहते थे। मधुर बेंगलुरु में सेटल हो गया और स्नेहा मुंबई में। माँजी और माधुरी के माता पिता का निधन हो गया। अब इतने बड़े घर में सुधीर और माधुरी अकेले रह गए। जब बच्चे और नाती पोते आते तो घर भर जाता। कभी ये लोग बारी बारी से सारे बच्चों के पास रह आते, लेकिन अधिकांश समय दोनों अपने घर में ही रहते। अपनी दिनचर्या को उन्होंने इस तरह से ढाला कि सुबह की चाय बगीचे की ताज़ी हवा में साथ बैठकर पीते, साथ बागवानी करते, साथ साथ घर के सारे काम करने में दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। दोनों पल भर कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। अब जाकर माधुरी और सुधीर को एहसास होता कि अगर उन्होंने उस समय अपने माता पिता की बात न मानकर विवाह न ही किया होता तो आज जीवन की इस संध्या बेला में दोनों इतने मधुरपूर्ण साथ से वंचित होकर बिल्कुल अकेले रह जाते। जीवन की सुबह माता पिता की छत्र छाया में गुजर जाती है, दोपहर भागदौड़ में बीत जाती है, मगर संध्या बेला की इस घड़ी में जब जीवन में अचानक ठहराव आ जाता है तब किसी के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सुधीर के कंधे पर सिर टिकाए हुए माधुरी यही सोच रही थी। सचमुच बिना साथी के जीवन अत्यंत कठिन और दुखदायक है। सब साथ सबको चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।